हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू नेल स्टडी टाइम। तो केवीएस पीआरटी टीजीटी पीजीटी 2023 की पैडागोजी की सीरीज़ में 2 यूनिट्स हम सक्सेसफुली कवर कर चुके हैं और आज स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 3। और इसका जो टॉपिक है आज वो हमने लिया है डेवलपिंग स्कूल एंड कम्युनिटी एज ए लर्निंग रिसोर्स। ये बाइलिंगुअल है स्टूडेंट्स, एज पर योर रिक्वेस्ट। काफ़ी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि बाइलिंगुअल कंटेंट लेकर आओ, तो इसके अंदर दोनों लैंग्वेजेस में कंटेंट है। तो चलो आज का लेसन जो है स्टार्ट करते हैं। आज के सब टॉपिक्स क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि व्हाट इज़ ए लर्निंग रिसोर्स। एक लर्निंग रिसोर्स होता क्या है, ठीक है, सीखने का संसाधन होता क्या है। जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं पहले हमें पता होना चाहिए ना कि वो होता क्या है। उसके बाद स्कूल को हम एक लर्निंग रिसोर्स में कैसे डेवलप कर सकते हैं, और उसके बाद जो कम्युनिटी है उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं एज ए लर्निंग रिसोर्स, सीखने के संसाधन में। ठीक है, नाउ लर्निंग रिसोर्स या सीखने का संसाधन सबसे पहले होता क्या है। देखो, स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो अपनी स्टडीज़ के लिए उतने सीरियस नहीं होते, क्योंकि उनकी एज ऐसी होती है, उनको पता नहीं होता उनकी स्टडीज़ की इम्पोर्टेंस। तो हमें ही चिल्ड्रंस के लिए स्कूल और कम्युनिटी को, हर तरीके की चीज़ों को एज ए लर्निंग रिसोर्स डेवलप करना है, ताकि वो कुछ ना कुछ सीखते रहें। ठीक है, तो हमें ही अवेयर हो कि उनके लिए डेवलपमेंट्स या अपना स्कूल जो है या क्लासरूम जो है उसको लर्निंग के रिलेटेड बनाना है। ठीक है, नाउ मटेरियल्स, जो मटेरियल्स आप यूज़ करोगे स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट है उसको खींचने के लिए लर्निंग की तरफ, वो जो मटेरियल्स होंगे उन्हें क्या कहते हैं हम, लर्निंग रिसोर्स। ठीक है, ये जो मटेरियल्स होते हैं क्लासरूम में यूज़ किए जाते हैं इंस्ट्रक्शंस को देने के लिए। नाउ सम डेफिनेशंस हैं टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज की। जो डेफिनेशंस हैं मैंने इसमें डाली हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कई बार पूछ ली जाती हैं कि ये जो डेफिनेशन है किसने दी थी। तो क्लॉस ने डेफिनेशन दी है कि टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज आर टूल्स, ये ऐसे यूज़ हैं जो क्लासरूम टीचर है यूज़ करते हैं, किसके लिए, टीचिंग एड के लिए, जो आपको टीचिंग में हेल्प करेंगे। ठीक है, कई बार कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं वो सिंपल चॉक बोर्ड पे आप नहीं समझा सकते हो, तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है उसके थ्रू आप पढ़ा सकते हो। ये सेकंड यूनिट में हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल को अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन है ये है, ठीक है, टीचिंग लर्निंग रिसोर्स को इन्होंने एक मटेरियल कहा है जो टीचर यूज़ करता है, किस लिए, लर्निंग को फैसिलिटेट करने के लिए, ताकि स्टूडेंट्स जो समझ रहे हैं उनका ज्ञान है वो अच्छे से वो आसान तरीके से वो उनको समझ आ जाए। ठीक है, नाउ लर्निंग रिसोर्सेज जो हैं उनकी इम्पॉर्टेंस क्या है, इम्पॉर्टेंस क्यों ज़रूरी है। ठीक है, लर्निंग रिसोर्सेज ज़रूरी क्यों है। देखो, मेक लर्निंग एन एक्टिव प्रोसेस। देखो, स्टूडेंट्स जो, जितना हम स्टूडेंट्स को पैसिव बनाएंगे ना, उनको बिठा के रखेंगे, उतना उनको बोरियत फील होगी और वो बिल्कुल उनका जो मन है वो हट जाएगा स्टडीज से। इसलिए उनको पैसिव रोल में ना डाल के लर्निंग को एक एक्टिव प्रोसेस बनाने के लिए हम लर्निंग रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लासरूम से डलनेस हटाने के लिए। सोचो, एक क्लासरूम है, उसके अंदर टीचर हमेशा ही बोलता रहता है, स्टूडेंट्स हमेशा ही चुपचाप बैठे रहते हैं, तो इस डलनेस को हटाने के लिए भी लर्निंग रिसोर्सेज का यूज़ किया जाता है। लर्निंग रिसोर्सेज में आपके ऑडियो डिवाइस, प्रोजेक्टर और कोई एक्टिविटी मटेरियल, स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन वगैरह, ये सारी चीज़ें आती हैं, है ना। और जो नॉलेज है वो और ज़्यादा अच्छे से माइंड में रहे, है ना। क्योंकि टीएलएम से जब स्टूडेंट्स हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं ना, तो वो उनके ज़्यादा याद रहती हैं चीज़ें, इंस्टेड की वो सिर्फ टेक्स्ट पढ़ें। ठीक है, हेल्पफुल इन मीनिंग वे मेकिंग। मीनिंग, जो कोई भी प्रोसेस है या लर्निंग है उसका अर्थ निकालने में स्टूडेंट्स जो है वो सक्षम हो जाएं। चिल्ड्रन गेन डायरेक्ट एक्सपीरियंस। स्टूडेंट्स जो है सीधा ही एक्सपीरियंस गेन करे खुद से चीज़ों को करके या उनको देख के समझ के। ठीक है, इससे लर्नर्स को मोटिवेट कर सकते हैं हम स्टडीज़ के लिए। जब उनको इस चीज़ में पढ़ने की प्रोसेस में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जब उनको मज़ा आएगा तो वो और ज़्यादा मोटिवेट होंगे। ठीक है, इंटरेस्ट, लर्निंग के लिए इंटरेस्ट हम उनका क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज। ये जो लर्निंग रिसोर्सेज है इनके टाइप्स क्या क्या हैं। देखो, इनको 4 कैटेगरीज में जो है डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है सिंपल रिसोर्सेज। ठीक है, तो सिंपल रिसोर्सेज में क्या क्या आता है, आपकी टेक्स्ट बुक है ना, किताब, ब्लैक बोर्ड, चौक, ये किस में आ गए, आपके सिंपल रिसोर्सेज में आ गए ना। कंपाउंड रिसोर्सेज, कंपाउंड रिसोर्सेज होते हैं जब आप 2 या 2 से ज़्यादा रिसोर्सेज को मिक्स कर देते हो, जैसे आपकी टीचिंग प्रोफिशिएंसी और कोई टीचिंग मटेरियल या टेक्निक और ये सारी चीज़ें आपने ऐड कर दी, तो वो क्या हो गया, कंपाउंड रिसोर्स। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स रिसोर्स। कॉम्प्लेक्स रिसोर्स होते हैं जो क्लासरूम में लेके आना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, जैसे इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेज और टीचिंग फिलोसफीज जो हैं, कई बार उनको क्लासरूम में इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो ये कॉम्प्लेक्स रिसोर्सेज होते हैं।
एब्स्ट्रैक्ट रिसोर्सेज, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब पता है ना आपको, अमूर्त। अमूर्त संसाधन कौन से होते हैं? ये जैसे कॉलेजियल डिसीजन मेकिंग प्रैक्टिसेस है ना, टीचर की अपनी अकाउंटेबिलिटी है कि वो किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप रोल्स, ये एब्स्ट्रैक्ट रिसोर्सेज हैं स्टूडेंट्स के अंदर। जैसे मॉनिटरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी देना या और सारी चीज़ें हैं जो टीचर अपने बेसिस पे स्टूडेंट्स को काम असाइन करता है, ठीक है, तो वो हो गए एब्स्ट्रैक्ट रिसोर्सेज। नाउ डेवलपिंग स्कूल एज ए लर्निंग रिसोर्स, स्कूल को हम कैसे एक लर्निंग रिसोर्स में हम डेवलप कर सकते हैं कि स्कूल जो है बच्चे के लिए लर्निंग का, सीखने का एक रिसोर्स बन जाए। सबसे पहले है इनोवेटिव लैब, स्कूल में लेबोरेटरीज होनी चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, कंप्यूटर लेबोरेटरी, स्पोर्ट्स के टूल्स होने चाहिए, और भी बहुत सारे एक्टिविटी रिलेटेड जो मटेरियल्स हैं वो होने चाहिए। ना जो दूसरी चीज़ है वो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन जो अडॉप्ट करना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, क्विज, आर्ट, ड्रामा, कल्चरल एक्टिविटीज़, सोशल वर्क, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे नाटक, सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती है ना, फंक्शन का आयोजन किया जाता है, कला और सोशल वर्क यानी सामाजिक कार्य स्टूडेंट्स जो है उनके अंदर पार्टिसिपेट करें और स्कूल उनको ऑर्गेनाइज कराए जिनसे उनकी लर्निंग हो। नाउ बहुत सारी कॉन्क्रीट एक्टिविटीज़ जो है होनी चाहिए, मटेरियल होना चाहिए उनके लिए। फॉर एग्जांपल अगर टीचर मान लो कोन के बारे में पढ़ाना चाह रहा है या ट्राइंगल के बारे में, तो वो शेप्स टीचर के पास अवेलेबल होनी चाहिए, वो कॉन्क्रीट मटेरियल जो है वो होना चाहिए, ठीक है। इनोवेटिव लर्निंग और टीचिंग मेथड्स जो है स्कूल में अडॉप्ट होने चाहिए। बहुत ऐसे नहीं कि सिर्फ चॉक डस्टर बोर्ड से पढ़ाया जा रहा है, स्टूडेंट्स को पैसिव रोल में रखा जा रहा है, वो फिर बहुत बोरिंग है। तो इनोवेटिव कुछ लर्निंग मेथड्स और स्ट्रेटजीज लेकर आनी चाहिए स्कूल को अपनी तरफ से, टीचर्स को भी डेवलप करना चाहिए। और रिलेशनशिप और इंटरेक्शन बिटवीन टीचर्स का, स्टाफ का, अथॉरिटी का स्टूडेंट्स के साथ किस तरीके से इंटरेक्शन है, ठीक है, उन्हें एनवायरनमेंट किस तरीके का प्रोवाइड किया गया है ना, वो सारा जो है स्टूडेंट्स की लर्निंग पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है, सीधा सीधा असर पड़ता है। नाउ लेआउट ऑफ फिजिकल क्लासरूम, जो फिजिकल क्लासरूम आप स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हो एक स्कूल के अंदर, उसकी लेआउट कैसे हो, यानी उसके अंदर बेंचेस किस तरीके के हों, सीटिंग अरेंजमेंट किस तरीके के हो। जब सीटिंग अरेंजमेंट की आप बात करते हो तो सेमी सर्कुलर जो होती है, अर्धवृत्ताकार, वो ज़्यादा प्रभावी होती है, क्योंकि अगर एक रो में अगर हम बिठा रहे हैं बच्चों को, तो आगे वालों पे जो है टीचर का फोकस रहेगा, पीछे वालों पे थोड़ा सा कम रहेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो और क्लास में चार्ट्स, पिक्चर्स, कंसेप्ट मैप, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए वॉल्स पे। कई बार ये बहुत ज़्यादा मतलब स्टूडेंट्स जब देखते हैं ना तो एक लर्निंग का एनवायरनमेंट बनता है वहाँ पे, क्लासरूम भी डल नहीं लगता, थोड़ा सा एक्टिव और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से लगता है कि हाँ भाई कुछ सीख रहे हैं। नाउ जो लर्नर्स की इंटरेक्शन, यानी स्टूडेंट्स की जो आपस में इंटरेक्शन है वो बढ़ानी चाहिए, जैसे डिस्कशंस हो गए, डिबेट्स हो गए, क्विजेज हो गई, इनसे जो है लर्निंग इंक्रीज होती है। दूसरा, स्कूल में स्मार्ट क्लास जो टेक्नोलॉजी है, जिनसे प्रोजेक्टर लगाए जाते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, है ना, पिक्चर्स और वीडियोस होते हैं उनके अंदर, वो ज़रूर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, क्योंकि ऑडियो विजुअल एड्स का तो आपको पता है कि वो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स काफ़ी हेल्पफुल होती है वो स्टूडेंट्स को सिखाने में, है। स्मार्ट इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड्स, आजकल तो वाइट बोर्ड्स जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं, क्योंकि इनमें इंटरनेट फैसिलिटी भी होती है, ये सीधा साइट से लिंक होते हैं, सीधा इनके अंदर लिंक्स खुलते हैं, जो है आप ब्रॉडकास्टिंग जो है चैनल्स की या एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट की, वो चला के आप स्टूडेंट्स को डायरेक्टली दिखा सकते हो। सीधा इंटरनेट का यूज़ करके कोई टॉपिक है, कोई पिक्चर है, आप स्टूडेंट्स को दिखाना चाहते हो, वो दिखा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे डिजिटल एक तरीके से ये होता है, इसके अंदर पीपीटीज वगैरह अलग से टीचर पहले से प्रिपेयर करके भी कंटेंट जो है ला सकता है। क्लासरूम में अगर हम बोर्ड पे लिखेंगे उसमें टाइम वेस्टेज होगा, लेकिन इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड्स में इस तरीके से टाइम की वेस्टेज जो है वो बहुत कम हो जाती है। नाउ रोल ऑफ कम्युनिटी इन लर्निंग, कम्युनिटी का लर्निंग में रोल क्या है, ठीक है। पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि कम्युनिटी का रोल क्या है, उसके बाद देखेंगे कि कम्युनिटी को कैसे एक लर्निंग रिसोर्स में डेवलप कर सकते हैं। तो कम्युनिटी का रोल है, देखो, सोसाइटी और कम्युनिटी में ही एक स्टूडेंट या बच्चा जो है वो रहता है, ठीक है। वहाँ पे उसकी इनफॉर्मल एजुकेशन जो है वो उसे मिलती है, ठीक है, जो उसके बिहेवियर को शेप करती है। जिस सोसाइटी में, जिस फैमिली में और जिस कल्चर में आप रहते हो, उसी के अकॉर्डिंग आपके बिलीव्स होते हैं, आपके ओपिनियंस होते हैं, और आपका बिहेवियर भी उसी तरीके से शेप होता है, जिस तरीके का एनवायरनमेंट आपको मिला।
नाउ कम्युनिटी जो है ये अपने आप में एक स्कूल है। क्यों? क्योंकि इसकी एक हिस्ट्री होती है, लिटरेचर, कल्चर होता है, लोगों का अपना पहनावा, खान पान और नेचुरल एनवायरनमेंट, लोग किस तरीके से रहना पसंद करते हैं। तो कम्युनिटी अपने आप में एक स्कूल हो जाती है बच्चे के लिए। कम्युनिटी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है स्टूडेंट की फॉर्मल एजुकेशन में भी। फॉर्मल एजुकेशन यानी वो एजुकेशन जो स्टूडेंट स्कूल में ले रहे हैं, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। अब वो हम देखेंगे कि कैसे। वो ऐसे कि कम्युनिटी जो है उसको हम एक लर्निंग रिसोर्स के रूप में कैसे डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले तो आती है इसके अंदर गाइडेंस सर्विस। गाइडेंस सर्विस यानी मार्गदर्शन। जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको कम्युनिटी किस तरीके से गाइड कर सकती है। देखो, जो कम्युनिटी के अंदर लोग होते हैं, मेंबर्स होते हैं, एल्डर्स जो लोग होते हैं ना, वो एक्सपर्ट होते हैं अपने अपने एरिया में। तो वो अपनी वैल्यूएबल गाइडेंस जो है स्टूडेंट्स को दे सकते हैं कि उन्हें इस फील्ड में आगे जाके ये चीज़ देखनी पड़ेगी। आप उनको समझा सकते हो इसमें फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है। उनको हर तरीके से जो एल्डर्स और जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है वो उनको गाइड कर सकते हैं। नाउ लेक्चर्स ऑफ गेस्ट्स। गेस्ट होता है कई बार स्कूल में भी जो है एक्सपर्ट्स को बुला लिया जाता है। वो अलग अलग अपने अपने एरिया के एक्सपर्ट होते हैं। वो स्टूडेंट्स के साथ अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। ठीक है, तो उससे स्टूडेंट्स को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नाउ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का मतलब है कि स्टूडेंट्स जो है समुदाय में, अपनी कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करें। वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स कोई रिसर्च प्रोजेक्ट जो है ले सकते हैं किसी लोकल प्रॉब्लम में। मतलब अपनी कम्युनिटी के अंदर वो पार्टिसिपेट करें, वहाँ से वो एक्टिवली लर्न करेंगे चीज़ों के बारे में, किस तरीके से काम करती हैं वो। ठीक है। नाउ लाइब्रेरीज जो है कम्युनिटी में होनी चाहिए, पब्लिक हो या प्राइवेट हो। ठीक है। लाइब्रेरी जो है लर्नर्स के लिए बहुत यूज़फुल होती है, वहाँ पर जाके वो पढ़ें। ठीक है। म्यूज़ियम और हिस्टोरिकल साइट्स। ठीक है। म्यूज़ियम होना चाहिए, संग्रहालय, जहाँ पे जो पुरानी चीज़ें होती हैं वो एकत्रित करके, इकट्ठी करके रखी जाती है। ऐतिहासिक स्थल, हिस्टोरिकल साइट्स है ना, हिस्टोरिकल कोई मॉन्यूमेंट है, कोई बिल्डिंग है, कोई मतलब इमारत, किले, ये होते हैं ना। तो ये एक जीता जागता उदाहरण होता है हमारे हिस्ट्री का, हमारे पास्ट का। ठीक है। तो लोग उस टाइम पे कैसे आर्किटेक्चर होता था, किस तरीके से रहते थे, क्या क्या उस टाइम की आर्ट थी। ठीक है। नाउ आर्ट सेंटर्स। आर्ट सेंटर्स जो हैं कला केंद्र, यहाँ पे स्टूडेंट्स को, जो छोटे बच्चे होते हैं या फिर जो अडल्ट्स भी होते हैं, उनको हैंडीक्राफ्ट्स है ना, ड्राइंग, आर्ट हिस्ट्री, विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये सारी चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं। अगला है वॉलंटियरिंग। वॉलंटियरिंग यानी अपने आप से जो हम डिसाइड करते हैं अपनी सोसाइटी में सर्विस देने का। तो इसके अंदर बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ जो है स्टूडेंट्स सीखते हैं, टॉलरेंस सीखते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, हेल्दी कंपटीशन डेवलप होता है। ठीक है। सिंपथी डेवलप होती है, दूसरों की मदद करना, उनके लिए सहानुभूति, आपस में मिल के रहना, वो सारी चीज़ें यहाँ से स्टूडेंट जो है लर्न करता है। नाउ लर्नर्स कैन ऑल्सो विजिट साइंस सेंटर। जो साइंस सेंटर्स होते हैं जहाँ पे साइंस या विज्ञान से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो रखी जाती हैं। बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं, ज़ू होते हैं, जहाँ पे जैसे चिड़ियाघर हैं, वहाँ पे एनिमल्स जो है रखे जाते हैं, है ना। तो ये भी एक लर्निंग का रिसोर्स है स्टूडेंट्स के लिए, अगर साइंस सेंटर्स वहाँ पे अवेलेबल हों। दूसरा, नेक्स्ट, कम्युनिटी के अंदर और कौन सी चीज़ें शामिल हो सकती हैं? इंस्ट्रक्शनल कनेक्शन। इंस्ट्रक्शनल कनेक्शन यानी जो स्टूडेंट्स को आप पढ़ा रहे हो उनको सोसाइटी के साथ, उसके इश्यूज़ के साथ सीधा सीधा रिलेट कर देना। नाउ सिटीजन एक्शन। सिटीजन एक्शन क्या होता है? जब जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप कोई ऐसा एक्शन ले, कोई कैंपेन चलाएं। अगर सोसाइटी में कोई इशू उन्हें दिखता है या कोई किसी चीज़ के बारे में, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट ही है, लड़कियों को पढ़ाना है, उनके बारे में उन्हें अवेयरनेस फैलानी है, तो उसके लिए वो कैंपेन चला सकते हैं। ठीक है। और अपनी सोसाइटी जो है वहाँ से उनको उसका डेवलपमेंट के लिए वो अपनी पार्टिसिपेशन दे सकते हैं। तो यहाँ से भी वो स्टूडेंट्स जो है ये सारी चीज़ें मिलके कम्युनिटी को, स्टूडेंट्स के लिए एक लर्निंग रिसोर्स बनाती हैं। ठीक है। तो ये जो है हमने डिस्कस कर लिए हैं, कम्युनिटी कैसे लर्निंग रिसोर्स बन सकती है, स्कूल कैसे लर्निंग रिसोर्स बन सकता है, और ये एक टॉपिक हमने कवर कर लिया है। ठीक है। और टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको अगर रेगुलर वीडियोस की अपडेट चाहिए तो मैं वहाँ पे सेंड करती हूँ लिंक्स। ठीक है। इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हो, और ये जो प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पे दिख रही है आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ जो पेडागोजी की सारी जो वीडियोज़ हैं वो यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे। हैव अ गुड डे गाइज एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।